जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह हाजिर हूँ आप सभी के सामने बजट की क्लास लेके। तो कंटिन्यू करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास। और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज स्टूडेंट हम करेंगे बजट को आज हम एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि स्टेट लेवल के एग्जाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जहाँ पर करंट अफेयर आती है, वहाँ पर बजट से, आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो सभी को अंत तक कक्षा में जुड़े रहना है, 1 मिनट के लिए भी आज कक्षा को स्किप नहीं करना है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज की बजट की क्लास। स्टूडेंट, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो बजट है ये किसने पेश किया। जो सन 2023-24 वाला बजट है ये किसने पेश किया, तो आप सभी को पता होगा ये पेश किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। किसने पेश किया है बजट सन 2023-24 पेश किया है। वित्त मंत्री कौन है अभी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। किसने पेश किया है, निर्मला सीतारमण ने। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनता है, बजट से नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी आपको ध्यान से सुनना है। अगर आपसे पूछ ले कि जो बजट है ये किस भाषा का शब्द है, जो बजट है ये किस भाषा का शब्द है, तो स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे बजट फ्रेंच भाषा का शब्द है। किसका शब्द है, फ्रेंच का। किसका शब्द है, फ्रेंच का। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कई बार स्टैटिक में ये बजट से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये आपको ध्यान में रखना है एकदम अच्छे से। किसका बजट किस भाषा का शब्द है, तो आप क्या लगा के आएंगे कि भाई मैडम ने बताया था फ्रेंच भाषा का ये शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भाई बजट पेश कब किया गया, निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश कब किया, तो ये आप डेट समेत याद रखना है आपको। 1 फरवरी सन 2023 को कब पेश किया गया, 1 फरवरी सन 2023 को बजट पेश किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, निर्मला सीतारमण, आप नाम याद रखेंगे। चलिए और क्वेश्चन कैसे बनेगा। अच्छा आप मुझे ये चीज बताइए कि जो बजट शब्द है हमारा, क्या इसका हमारे संविधान में उल्लेख है, बजट शब्द का क्या हमारे संविधान में उल्लेख है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप सभी का आंसर होगा नहीं मैम, और ये एकदम सही भी है। डियर, हमारे संविधान में बजट शब्द का कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया गया है। बजट शब्द के स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या प्रयोग किया जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया जाता है। अब आप सोचेंगे कि जो ये वार्षिक वित्तीय विवरण है इसका प्रयोग संविधान में कहां पर होता है या कौन से आर्टिकल में होता है। यहां से डायरेक्ट स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप सभी को ध्यान में रखना है। अगर आ जाए कि भाई वार्षिक वित्तीय विवरण का संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, और आपको ऑप्शन दे दे अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 111 में, अनुच्छेद 112 में, या अनुच्छेद ऐसे दे दे, इनमें से किसी में भी नहीं। डी ऑप्शन ऐसे दे दे, जैसे ए ऑप्शन ये हो गया, ए कौन सा हो गया 110 हो गया, बी क्या हो गया, बी हो गया 111, सी हो गया 112, और डी में दे दे उपरोक्त में से किसी में भी नहीं, ऐसे करके ऑप्शन दे दे। तो डियर आप सभी को ध्यान में रखना है, वार्षिक वित्तीय विवरण का किसमें अनुच्छेद में वर्णन है, ये है अनुच्छेद 112 में। किसमें है, अनुच्छेद 112 में। और ये आपको एकदम अपने माइंड में छाप लेना है। वार्षिक वित्तीय विवरण आ जाए ना तो आपको अनुच्छेद 112 ही लगाना है। अगर यकीन नहीं है तो अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व करे होंगे स्टेट लेवल पीसीएस के, तो आपने देखा होगा यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब जो बजट से करंट अफेयर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो उन पे चर्चा करते हैं। देखिए इस बार जो बजट में 7 प्राथमिकताओं पर जोर दिया गया है। कितनी प्राथमिकताओं पर जोर दिया गया है, 7। अब ये 7 प्राथमिकता स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से अपने माइंड में बैठा लेना है। यहाँ से 100% मैं बोल रही हूँ कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है। कैसे क्वेश्चन बनेगा कि भाई बजट की, पहले तो यही पूछ ले बजट में 7 कितनी प्राथमिकताएं तय की गई है, 6 की गई है, 5 की गई है, 7 की गई है, 8 की गई है। तो आपको देखते ही क्वेश्चन पता चल जाना चाहिए कि भाई बजट में 7 प्राथमिकताओं पर जोर दिया गया है। अब ये 7 प्राथमिकताएं कौन कौन सी है, फटाफट से इनको भी कर लेते हैं, क्योंकि डियर अभी ज्यादा समय नहीं बचा है स्टेट लेवल पीसीएस का। अभी अपने
संडे को ही यूपीपीसीएस का एग्जाम है, तो हम फटाफट से चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। आप क्या करें, इसको आप वीडियो को एक बार नॉर्मल स्पीड पे देख लेना और दूसरी बार रिवीजन करेंगे ना तो स्पीड में आप करके 1.52 पे सुन सकते हैं, ठीक है। तो हम फटाफट चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए 7 प्राथमिकताएं कौन कौन सी है। पहला है समावेशी विकास। क्या पहली प्राथमिकता है समावेशी विकास। क्या है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। क्या है, पहली प्राथमिकता है समावेशी विकास। तो इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। और ठीक है, आज से ना मैं क्या करूंगी, जैसे क्लास के बाद या थोड़ी थोड़ी देर में क्या साइड में हो जाया करूंगी। एक दो बच्चों की कमेंट थी कि मैम आप तो बोर्ड से हटती नहीं है और हमें स्क्रीनशॉट भी लेना होता है, आप थोड़े साइड हो जाया करें। तो डियर ठीक है, वो मैं हटती इसलिए नहीं हूँ क्योंकि एक तो फ्लो बना रहता है और ऊपर से मैं क्या करती हूँ, जैसे इसकी ये क्लास ली है तो मैं फोटो खींच के आपको अपने जो कम्युनिटी है उस पर भी पोस्ट कर देती हूँ और टेलीग्राम पे भी डाल देती हूँ। तो इसकी आवश्यकता नहीं मुझे लगती कि बार बार मैं हटूँ और मैं आपसे कहूँ कि भाई स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं अपने फोन में फोटो क्लिक करके आपको वैसे ही सेंड कर देती हूँ, तो आप रिवीजन कर सकते हो। तो ऐसे नहीं सोचना, ठीक है। चलिए, फिर भी मैं अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं ना तो मैं साइड में हो जाया करूंगी, जैसे अभी हो जाते हैं, ठीक है। अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दिख रहा है ना सबको सब कुछ। अब ऐसे पूरा नहीं आता ना, देखिए इतना ही आपको दिख रहा होगा तो फायदा नहीं है आधी अधूरी जानकारी से। तो मैं क्या करती हूँ, इससे अच्छा है कि भाई मैं फोटो क्लिक करके आपको कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूं, वहां से रिवीजन कर लें, नहीं तो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल ही देती हूँ। तो ऐसे करके आप रिवीजन कर सकते हैं। चलिए, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। 7 जो प्राथमिकताएं हैं उसका पहला पॉइंट क्या है, समावेशी विकास। क्या है पहला पॉइंट, समावेशी विकास। सेकंड क्या है, अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। और डियर ये आपको ऐसे ही सीक्वेंस में याद करनी है। 7 प्राथमिकताएं, ऐसे क्या पता ये पूछ ले कि भाई पांचवी जो प्राथमिकता है वो कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई यूथ पावर है ना। छठी पूछ ले तो आप लगाएंगे कि वित्तीय क्षेत्र है। तो जैसे मैं सीक्वेंस से करवा रही हूँ ना, आपको याद भी ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना कि भाई साथ के साथ याद है लेकिन आगे पीछे है, कर लिया आपने हरित विकास है, ऐसे बैठा लेते हैं ना कि भाई ग्रीन डेवलपमेंट की बात हुई थी, क्षमता विस्तार की बात हुई थी, बुनियादी ढांचे की बात हुई थी। तो ऐसे नहीं करना है, जैसे मैंने लिखा है ना फ्लो चार्ट से आपको समझा रही हूँ वैसे ही याद करना है, ठीक है। तो चलिए, पहला क्या है, समावेशी विकास। सेकंड है अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। क्या, अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। थर्ड क्या है, थर्ड याद करेंगे, बुनियादी ढांचा और निवेश। क्या है थर्ड, बुनियादी ढांचा और निवेश। फोर्थ क्या है डियर, फोर्थ है क्षमता विस्तार। क्या है फोर्थ, फोर्थ है डियर क्षमता विस्तार। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। फिफ्थ है हरित विकास, मतलब कि ग्रीन डेवलपमेंट। क्या है डियर, ग्रीन डेवलपमेंट। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। 6th नंबर की क्या है, यूथ पावर, मतलब कि युवा शक्ति। क्या है, 6th है अपनी यूथ पावर, मतलब कि युवा शक्ति के बारे में बात हुई है। 7th नंबर पर है वित्तीय क्षेत्र। क्या, 7th नंबर पर है वित्तीय क्षेत्र। और डियर मैं अगेन बोल रही हूँ, आपको ये ऐसे ही याद करनी है क्योंकि एग्जाम में आगे पीछे करके भी दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि इसको सीक्वेंस से लगाइए, तो आपको सीक्वेंस से ही याद करनी है। चलिए फटाफट से रिवीजन करते हैं। अगर बजट की 7 प्राथमिकताएं आ जाए तो आप कैसे याद करेंगे। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है समावेशी विकास, मतलब कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है। सेकंड है अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, मतलब कि अंतिम छोर और अंतिम व्यक्ति है ना, जो गरीब से गरीब व्यक्ति तक हर योजनाओं की हर स्कीम की क्या होनी चाहिए, पहुंच होनी चाहिए। तो आप ऐसे करके कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। क्या है, अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच होनी चाहिए। थर्ड क्या है डियर, बुनियादी ढांचा और निवेश। फोर्थ क्या है, क्षमता विस्तार। फिफ्थ क्या है, हरित विकास, मतलब कि ग्रीन डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है। देन युवा शक्ति मतलब कि यूथ पावर, इस पे ध्यान देंगे। 7th है वित्तीय क्षेत्र, इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है डियर, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्या, फटाफट सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, देन अगर आपसे कहें कि जो भाई बजट है सन 2023-24 वाला, ये रुपया कहाँ से आता है। क्या, जो सन 2023-24 वाला बजट है या कोई भी बजट होता है तो हम ये सोचते हैं भाई रुपया आता कहाँ से है। तो आपको ध्यान में रखना है सबसे ज्यादा रुपया कहाँ से आता है, सबसे ज्यादा पैसे कहाँ से आते हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे ऋण प्लस अन्य देयता से। किससे, ऋण प्लस अन्य देयताएं, ये आप ध्यान में रखेंगे। ऋण से आता है और जो अन्य देयताएं होती हैं उनसे आता है। कितना आता है, कितने % आता है, तो आप ध्यान में रखेंगे डियर 34%। कितना। अब आप ये सोचेंगे कि बजट रुपया कहाँ से आता है, कितना इस बार का जो बजट है वो कितना है, तो कुल बजट का जो अनुमान है वो है 45
45.03 लाख करोड़, क्या 45.03 लाख करोड़। अब जो ये 45.03 लाख करोड़ है, और ये आपको ऐसे ही याद करना है, डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि भाई जो बजट सन 2023-24 वाला है ये कितना है, कुल व्यय कितना है। तो आप ध्यान में रखेंगे 45 मतलब 45.03 लाख करोड़। अब इसमें से हम ये सोचेंगे कि भाई इतना है, ये आता कहाँ से है, तो ये भी तो हमें पता होना चाहिए। और बजट कुछ नहीं है डियर, जैसे कि आप अपने घर से ही रिलेट करके चले, हमारा घर है, इसमें जैसे भाई कमाते हैं या हमारे फादर कमाते हैं या हम खुद इनकम करते हैं, ठीक है। तो हम एक जैसे महीने की हमारी सैलरी है 20-25 हज़ार, तो हम उसको पूरा जैसे सैलरी आ जाती है ना, तो हम बजट तैयार करते हैं कि भाई कितनी सैलरी आई है, कितना खर्च होना है। तो कई बार क्या होता है, सैलरी हमारी उतनी ही आती है जैसे 25 हज़ार आए, और खर्च हमारे ज़्यादा हो गए कि भाई हमें थोड़ा उधार भी किसी से ले लेते हैं काम चलाने के लिए, या फिर और एक्स्ट्रा खर्चे हो जाते हैं, घर में गेस्ट आ गए तो थोड़ा जो मिडिल क्लास फैमिली होता है उसका जो बजट होता है वो चरमरा जाता है। तो ऐसे करके आप कनेक्ट कर सकते हैं कि कई बार हमारी सैलरी से ज़्यादा हमारे खर्च ज़्यादा हो जाते हैं, तो बजट वही होता है। और उसमें हम प्लानिंग करते हैं कि इतना हमें राशन पे खर्च करना है, इतना हमें एजुकेशन पे खर्च करना है, इतना हमें ये चीज़ें लेनी है। या आप ही अगर इनकम करते हैं, आप ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं, तो आप भी ये देखते होंगे कि भाई क्या नाम है, कितना हमें कैसे लेके चलना है। अगर हम 10,000 रुपये कमा रहे हैं तो भाई कितने की अपनी किताब लानी है, कितने के अपना वैसे खर्च करना है, कितना हमें बाहर जाना है उस पर खर्च करना है। तो ऐसे करके हम एक बजट अपना तैयार करते हैं। तो जो भी घर से ही रिलेट करके चल सकते हैं कि भाई जैसे घर में हम बजट तैयार करते हैं ना, वैसे ही केंद्र और राज्यों का बजट होता है। तो ऐसे करके आप याद करेंगे तो चीज़ें अच्छे से आप कवर कर पाएंगे। चलिए अभी ये बजट रुपया हम बात करें, रुपया कहाँ से आता है। हमने देख लिया कि बजट भाई 45.03 लाख करोड़ का है। अभी देखेंगे कि भाई रुपया कहाँ से आता है, क्या रुपया कहाँ से आता है। तो ये चीज, एक मिनट रुकिएगा। चलिए अभी मैं बात कर रही थी कि भाई रुपया कहाँ से आता है, तो आप ध्यान में देंगे कि भाई अन्य ऋण से आता है, ऋण जो ब्याज होता है उससे आता है, और अन्य देयताएं से आता है। कितने परसेंट आता है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। सबसे ज्यादा रुपया कहाँ से आता है, तो 34% आता है ऋण प्लस अन्य देयताएं से। ये चीज आपको मतलब माइंड में बैठा ही लेनी है कि भाई ऋण से और अन्य देयता से सबसे ज्यादा क्या आता है, रुपया आता है। कितने परसेंट आता है, 34% आता है। ठीक है, ये चीज आप माइंड में बैठा लेंगे। सेकंड जीएसटी से आता है, और इसको सीक्वेंस में लगाने को भी दे सकते हैं कि भाई सबसे ज्यादा कहां से आता है, सेकंड नंबर पे कहां से आता है, इसको आरोही क्रम में लगाए या अवरोही क्रम में लगाए। तो जैसे मैं आपको डायग्राम से समझा रही हूं ऐसे ही आपको अपने माइंड में ये चीजें बैठा लेनी है। ठीक है, सेकंड है भाई जीएसटी से आता है। जीएसटी से कितने परसेंट आता है, तो जीएसटी से आता है 17%। कितने परसेंट आता है, 17% जीएसटी से आता है। देन इनकम टैक्स से आता है, थर्ड नंबर पे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से कितना आता है, ये आता है 15%। इनकम टैक्स से रुपया कितना आता है, 15% आता है इनकम टैक्स से। देन कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स से कितना आता है, इससे भी 15% आता है। देखिए इजी है, इनकम टैक्स आ जाए, कॉर्पोरेट टैक्स आ जाए, तो आप क्या लगाएंगे, इजी है 15%, लेकिन सीक्वेंस से ही याद करना है। देन अगर अन्य देता है, ऋण वगैरह से आ जाए तो आप लगाएंगे 34%। देन अगर जीएसटी से आ जाए तो 17%। ठीक है, ऐसे करके आप याद कर लेंगे। अब हमें ये तो पता चल गया कि भाई रुपया आता कहाँ से है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई रुपया जाता कहाँ से। जैसे कि हमारी सैलरी है 25,000, ये तो हमें पता चल गया। रुपया मतलब कहाँ से आता है कि भाई हम काम करते हैं, या हमारा कोई बिजनेस है, या फिर हम प्राइवेट जॉब करते हैं, या हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जो भी आप जॉब करते हैं, या आप अपना ट्यूशन जैसे स्टूडेंट है तो ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो जहाँ से भी रुपया आता है, रुपया का सोर्स तो यही होता है कि भाई ट्यूशन से या प्राइवेट जॉब से, यहाँ से। लेकिन रुपया जाता कहाँ पर है, जैसे कि मैंने बताया कि भाई जैसे हम अपने घर के बजट से ही देख सकते हैं कि भाई अगर 25,000 हम कमाते हैं तो हमें किसी का ब्याज भी चुकता करना है, और घर का राशन भी भरना है, कुछ गेस्ट आ जाते हैं उनका भी अलग से रखना पड़ता है कि भाई अगर और कोई बीमार हो जाता है, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, तो ये हमें सब निकाल के अपनी सैलरी से रखना होता है। लेकिन कई बार क्या होता है
कई बार क्या होता है ना कि अब आपकी सैलरी से ज़्यादा आपके खर्च हो जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि भाई रुपया कहाँ से आता है, वो तो हमने देख लिया। अब देखेंगे कि रुपया जाता कहाँ पर है। तो अगर आ जाए कि भाई रुपया कहाँ पर जाता है, तो आप ध्यान में रखेंगे ब्याज भुगतान में सबसे ज़्यादा। अभी मैंने बात की थी ना, किसी से पैसे उधार ले लेते हैं तो भाई ब्याज वगैरह भी देना पड़ता है। तो ब्याज भुगतान में कितना जाता है, ये जाता है 20%। कितना जाता है, ब्याज भुगतान में जाता है 20%। देन करों और शुल्क में राज्यों का हिस्सा, ये कितने परसेंट का है, ये 18%। 18% यहाँ पर चला जाता है। देन केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में कितने परसेंट खर्च हो जाता है, 17% केंद्र और जो राज्य की योजनाएं होती हैं उनमें खर्च हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, अब ये तो बात हो गई कि भाई रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ को चला जाता है ना। अब बात करेंगे कि भाई जो योजनाएं हैं, मुख्य योजनाओं के लिए बजट में कितना आवंटन किया गया। जैसे कि भाई जो जैसे पीएम आवास योजना हो गई, मनरेगा योजना हो गई, है ना, इन सब पे कितना खर्च हुआ है, या इनके लिए हमने कितना टारगेट मतलब सरकार ने रखा है कि इस पे इतने करोड़ खर्च होंगे, इस पे इतने लाख करोड़ खर्च होंगे। तो अभी उनको कर लेते हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे कि रेलवे का कितना बजट है ना, और पीएम आवास योजना इस पे कितना खर्च होगा, जल जीवन मिशन की बात करें, मनरेगा की बात करें, पीएम किसान सम्मान निधि पे कितने खर्च करने की बात हुई है। तो इन सब पे चर्चा करते हैं। चलिए पहला ही लेते हैं। अगर आ जाए पीएम आवास योजना के लिए कितना आवंटन किया गया, जो पीएम आवास योजना है तो इस पे कितना रुपए का आवंटन किया गया, तो आप ध्यान में रखेंगे ये किया गया है 79,590 करोड़। कितना, 79,590 करोड़। ये आप ध्यान में रखेंगे। क्या है, 79, आप संख्या से भी याद कर सकते हैं, 79,590 करोड़, ऐसे करके जैसे आप कंफर्ट हो वैसे याद कर लेना। संख्या में याद कर सके संख्या में कर ले, अंग्रेजी में याद हो अंग्रेजी में कर ले, डाटा अपने को याद करना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जल जीवन मिशन की। किसकी, जल जीवन मिशन के लिए कितना आवंटन किया गया। तो आप ध्यान में रखेंगे 70,000 करोड़। कितना, जल जीवन मिशन आ जाए और पूछ ले कि भाई कितने रुपए का आवंटन किया गया, 60,000, 70,000, 90,000, तो ऐसे आप ध्यान में रखेंगे 90,000 करोड़। करोड़ में बात हो रही है ना, तो जब मैं बोलूँ तो करोड़ में ही आपको सोचना है। जैसे क्योंकि अभी यहाँ करोड़ की बात हो रही है तो यहाँ पर भी करोड़ की है। जल जीवन मिशन में आ जाए तो आप ध्यान में रखेंगे 70,000 करोड़। कितना, 70,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है बजट में। अब बात करते हैं मनरेगा योजना, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। मनरेगा योजना के लिए कितने लाख करोड़ का या कितने करोड़ का आवंटन किया गया है, या कितने हजार करोड़ का किया गया है, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। मनरेगा योजना के लिए 60,000 करोड़, क्या, 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। किसकी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसके लिए कितने रुपए का आवंटन किया गया है, तो ये भी 60,000 करोड़ का किया गया है। दो में 60,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। कौन कौन से में, एक तो मनरेगा योजना में और एक पीएम किसान सम्मान निधि योजना में, ठीक है। इनमें 60,000 करोड़ का किया गया है। जल जीवन मिशन आ जाए तो 10 और बढ़ा दिए, ठीक है, तो इसमें 70,000 करोड़ का। अगर पीएम आवास योजना पूछ ले तो ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए अब, हाँ, अब मैं आपको बताऊंगी कि भाई मंत्रालयों के लिए कितना खर्च किया गया है, कितना मंत्रालयों पे कितना खर्च किया गया है, और मंत्रालयों से 100% क्वेश्चन बनेगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ बजट की क्लास को आपको बिल्कुल भी मतलब कि 1 मिनट के लिए भी स्किप नहीं करना है। जितने भी पॉइंट लिए हैं काफी सिलेक्टिव है और 2-3 सोर्स यूज करके ये पॉइंट बनाए हैं, क्योंकि जैसे हम फोन से भी पढ़ रहे हैं ना तो काफी डिटेल में चीजें कराई गई हैं, तो वो हम भूल जाएंगे। अभी ऐसे याद करेंगे ना कि भाई अगर आ जाए कि भाई पीएम आवास योजना पे कितना खर्च किया गया, मनरेगा पे कितना किया गया, आवास योजना पे कितना किया गया, तो हम फटाफट से क्लिक करके कि भाई मैडम ने ऐसे करके बताई थी। और ट्रिक भी अपन साथ साथ करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में यही है कि भाई पूरी हिस्ट्री, तो भाई इतना सारी चीजें है ना करंट अफेयर में, हमें सारी चीजें कवर करनी है। हमें सूचकांक भी कवर करने हैं, हमें जो युद्ध अभ्यास है वो भी कवर करने हैं, वैसे भी इतनी सारी करंट अफेयर है, देश की भी करनी है, विदेश की भी करनी है, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो लास्ट टाइम में क्या होता है, बजट को जितने आप शॉर्ट में चीजों को पॉइंट्स में और फैक्ट्स से याद करेंगे उतना ही अच्छा है। डिटेल में अभी, क्योंकि डिटेल आपको पता है बजट कितने पेज का प्रस्तुत हुआ था, तो वो तो सारा अपन को पढ़ना नहीं है। जहां से क्वेश्चन बने हैं, जहां से बनने की संभावना, वही चीज कवर करेंगे। चलिए अगर पूछ ले कि भाई मंत्रालयों के लिए कितना आवंटन किया गया, तो सबसे ज्यादा पूछेंगे इसमें कि किस मंत्रालय में बजट में सबसे ज्यादा पैसा खर्च हुआ या आवंटन किया गया, तो आप ध्यान में रखेंगे रक्षा मंत्रालय पे। रक्षा मंत्रालय के लिए आवंटन किया गया है 5.9
94 लाख करोड़। और ये संख्या आप ऐसे ही याद रखेंगे, रक्षा मंत्रालय आ जाए ना भाई, इसके लिए कितना आवंटन किया गया है तो आप याद रखेंगे 5.94 लाख करोड़। यहाँ बात हो रही है लाख करोड़, यहाँ बात हुई थी हजार करोड़ की। तो इस पे जो ये रक्षा मंत्रालय है, इस पे सबसे ज्यादा क्या हुआ है, इसके लिए आवंटन किया गया है बजट में। ये चीज आप अच्छे से माइंड में बैठा लेंगे। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, मंत्रालयों में सबसे ज्यादा जो रुपए का आवंटन है वो किसके लिए किया गया है, तो आप क्या लगाएंगे, रक्षा मंत्रालय। 2-3 ऑप्शन में होंगे, रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, तो आपको सीधा सा याद रखना है कि भाई मैडम ने बताया था रक्षा मंत्रालय पे सबसे ज्यादा रुपए का आवंटन किया गया है। कितना किया गया है, 5.94 लाख करोड़ का। चलिए नेक्स्ट है, सेकंड किया गया है सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय पे। इस पे कितना किया गया है, 2.22 नहीं है, 2.70 लाख करोड़, मतलब 2.70 लाख करोड़ किस पे खर्च किया गया है या आवंटन किया गया है, ये किया गया सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पे। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। थर्ड क्या है डियर, थर्ड है रेल मंत्रालय, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। रेल मंत्रालय पे पूछ ले तो आप लगाएंगे 2.41 लाख करोड़। कितना, 2.41 लाख करोड़ रेल मंत्रालय पे आवंटन किया गया है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। देन फोर्थ है उपभोक्ता खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। पूछ ले कि भाई इसके लिए कितना आवंटन किया गया है, तो 2.06 क्या 2.06 लाख करोड़ का इसके लिए आवंटन किया गया है। गृह मंत्रालय पूछ ले, होम मिनिस्ट्री पे कितना आवंटन किया गया है, तो 1.96 लाख करोड़ का होम मिनिस्ट्री पे क्या किया गया, आवंटन किया गया है। देन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए कितना आवंटन किया गया है, तो 1.25 लाख करोड़ रुपए का आवंटन यहाँ पर किया गया है। चलिए आगे कुछ पॉइंट्स देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है। अगर आ जाए कि भाई स्वच्छ भारत मिशन के तहत कितने करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है, तो आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे कि 11.7 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है। देन उज्ज्वला योजना की बात करते हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन किए गए हैं। कितना, जो उज्ज्वला योजना है, डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लेते हैं, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है, बिजली से, एलपीजी कनेक्शन से, तो आप क्या लगाएंगे कि भाई एलपीजी कनेक्शन से है उज्ज्वला योजना। इसके लिए उज्ज्वला योजना के तहत कितने एलपीजी कनेक्शन किए गए हैं, तो 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन किए गए। ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 102 करोड़ लोगों का 220 करोड़ कोविड टीकाकरण। मतलब ये ध्यान रखेंगे, कोविड टीकाकरण किया गया, 102 करोड़ लोगों का 220 करोड़ कोविड टीकाकरण किया गया। ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। देन पीएम जनधन योजना, पीएम जनधन योजना के तहत 47.8 क्या 47.8 करोड़ खाते खोले गए हैं। कितने, 47.8 करोड़ खाते खोले गए हैं। ये चीज आप अपने माइंड में बैठा लेंगे। देन पीएम सुरक्षा बीमा एवं पीएम जीवन ज्योति योजना, इसके तहत 44.6 करोड़ लोगों के लिए बीमा कवर किया गया है। देन 5G सेवाओं पर आधारित 5G सेवाओं पर आधारित 100 लैब स्थापित किए जाएंगे। कितने, 5G सेवाओं पर आधारित 100 लैब स्थापित किए जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देन अमृत धरोहर योजना, अमृत धरोहर योजना के तहत आर्द्रभूमि जैव विविधता को बढ़ावा, जो अमृत धरोहर योजना है ना, पूछ ले किससे रिलेटेड है, तो आप क्या लगाएंगे, आर्द्रभूमि जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए अमृत धरोहर योजना शुरू की गई है। चलिए अब कुछ पॉइंट्स और जान लेते हैं। जैसे मैंने बता दिया, बजट अनुमान सन 2023-24 का कितना है, कुल व्यय कितना है, कुल व्यय आ जाए ना, कुल एक्सपेंडिचर आ जाए, तो आप क्या लगाएंगे, 45.03 लाख करोड़। और ये आपको संख्या ऐसे ही याद करनी है, डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। देन अगर आपसे पूछ ले कि भाई राजकोषीय घाटा कितना है, जो बजट सन 2023-24 वाला है, इसका राजकोषीय घाटा बताइए कितना है, तो आप लगाएंगे जीडीपी का 5.9%। कितना, राजकोषीय घाटा कितना है, जीडीपी का 5.9%।
कितना है, जीडीपी का 5.9% कितना है, राजकोषीय घाटा है। किसका है, बजट का। इस बार का जो बजट अनुमान है सन 2023-24 वाला, अगर पूछ ले कि भाई राजकोषीय घाटा कितना है, तो जीडीपी का कितना लगाएंगे, 5.9%। कितना, 5.9%। ऐसे दे देंगे आपको 4.1%, 3.1%, 5.9%। तो आपको ध्यान में रखना है राजकोषीय घाटा कितना है, 5.9%। चलिए, अगर आपसे पूछ ले कि भाई आर्थिक विकास दर रहेगी, जो ये 23-24 वाला बजट है, इसमें आर्थिक विकास दर बताइए कितनी रहेगी, तो आप क्या लगा के आएंगे, आप लगा के आएंगे 6.5%। कितना, 6.5% आर्थिक विकास दर रहेगी इस बार के बजट की। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। देन चलिए अब कुछ और जानकारी जान लेते हैं। अगर पूछ लें आपसे कि भाई पहली बार बजट पेश करने वाली महिला का नाम बताइए, पहली बार ऐसी कौन सी महिला थी जिसने बजट पेश किया था, तो आप लगाएंगे इंदिरा गांधी जी ने। किसने, पहली बार बजट पेश करने वाली महिला कौन थी, ये थी इंदिरा गांधी जी। कौन थी डियर, ये थी इंदिरा गांधी जी। ये आपको ध्यान में रखना है। देन क्वेश्चन कैसे बनेगा, अगर आ जाए कि भाई स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, और ये क्वेश्चन स्टेट लेवल पीसीएस में पूछा गया है। कैसे क्वेश्चन पूछा गया था, भाई स्वतंत्र भारत, आजाद भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो आप लगाएंगे आर के षणमुख शेट्टी। क्या, आर के षणमुखम शेट्टी। ठीक है, ये नाम आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, देन क्वेश्चन कैसे बनेगा, केंद्रीय बजट प्रस्तुत करता है, केंद्रीय बजट जो है उसको प्रस्तुत कौन करता है, ऐसे आ जाएगा वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, 3-4 मंत्रालय के नाम दे देंगे। तो डियर आपको ध्यान में रखना है, जो बजट है इसको प्रस्तुत कौन करता है, इसको प्रस्तुत करता है वित्त मंत्रालय। कौन प्रस्तुत करता है, केंद्रीय बजट को प्रस्तुत करता है वित्त मंत्रालय। डायरेक्ट यहां से भी क्वेश्चन बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगर आ जाए कि भाई पहला पूर्णकालिक, क्या, पहला पूर्णकालिक सर्वाधिक, पहला पूर्णकालिक, एक तो आपको पूर्णकालिक पे फोकस करना है। अगर आ जाए कि भाई पहला पूर्णकालिक प्लस सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री बताइए, आपको ध्यान में रखना है। पहला एक तो पूर्णकालिक आ जाए, प्लस में सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाली आपको वित्त मंत्री का नाम पूछ ले, तो ये कौन है, ये है निर्मला सीतारमण जी। कौन है डियर, ये है निर्मला सीतारमण जी। और अभी का भी बजट मैंने बता दिया इन्हीं ने पेश किया है, और सबसे ज्यादा बार भी इन्हीं ने पेश किया है। और अगर ये आ जाए कि सबसे लंबा बजट भाषण किसने दिया है, तो ये भी किसने दिया है, ये भी निर्मला सीतारमण ने ही दिया है, और उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन्होंने बहुत ही लंबा बजट भाषण दिया था। टाइमिंग तो नहीं पूछेंगे आपसे, ये पूछेंगे कि अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण किसने प्रस्तुत किया है, तो आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे निर्मला सीतारमण जी ने। चलिए डियर, ये थी आज की हमारे बजट की क्लास। और अगर आप सोचेंगे कि आज बजट की क्लास खत्म हो गई है, तो डियर एक क्लास और लगेगी बजट के, कुछ पॉइंट्स और बचे हैं, जैसे कि कितने एकलव्य स्कूल खोले गए, उनके लिए कितने शिक्षकों की भर्ती, और एजुकेशन पे कितना खर्च की बात हुई है जो बजट है इसमें, और हेल्थ पे कितने खर्च होने की बात हुई है, और भी काफी जानकारी है जो कि हम अगली बजट की क्लास में करेंगे। एक बजट की क्लास और लगेगी, उसमें आपका पूरा बजट खत्म हो जाएगा, और यहाँ से फिर आपका बजट में एक भी क्वेश्चन हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि काफी सोर्स 3-4 सोर्स का यूज किया है, और सारे पॉइंट और वीडियो भी देखी है काफी यूट्यूब पे कि भाई कैसे लोगों ने बजट कराया, कैसे मुझे अच्छे तरीके से कराना है, तो और टीचर्स की भी देखी है, तो काफी डिटेल में चीजें कराई गई है। उन्हीं का सार निकाल के मैंने सोचा है कि शॉर्ट में, मतलब जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं और जहां से पूछने की संभावना है, तो मैंने वो पॉइंट लिख रखे हैं, नोट कर रखे हैं। तो डियर इसमें एक और क्लास लगेगी, कोऑपरेट करना। ये आपको क्लास पूरी देखनी है, अंत तक देखनी है। एक बार देखिए, जो चीज याद हो गई है, आपने पढ़ भी तो लिया होगा, जो चीज याद है और आपको इसमें से देख के लग रहा होगा कि हमने पढ़ रखी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें से कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको आज नहीं लग रही होंगी, तो वो आपको याद कर लेना है, और क्या, उसको नोट कर लेना, और फिर क्या करना है, फिर आपको उसकी बार बार रिवीजन करनी है। एक क्लास कल कर लेंगे, इसकी एक और क्लास, और बजट खत्म करा देंगे। कल आई थिंक हमारी लास्ट क्लास होगी, फिर हम संडे के बाद क्लास लेंगे, क्योंकि संडे को है अपना स्टेट लेवल यूपी पीसीएस का एग्जाम, फिर उसके बाद अलग तरीके से स्टेट लेवल पीसीएस की तैयारी शुरू करेंगे नए बच्चों के
के लिए और जो भी बच्चे स्टेट लेवल पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो कल की और बजट की क्लास लगेगी और ये ना सोचे कि करंट अफेयर पूरा नहीं कराया मैंने, ए टू जेड सारी आपको जो भी हम कितने 5 महीने से तो कंटिन्यू मैं आपको करंट अफेयर की क्लास करा रही हूँ। 190 प्लस करंट अफेयर की क्लास हो रखी है, तो उसमें सारी चीजें ऑलमोस्ट सारे करंट अफेयर कवर करा रखी है। तो वो क्लास आप जाके देख सकते हैं, फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। 2 की स्पीड पे देखेंगे ना तो फटाफट आपकी रिवीजन हो जाएगी। और मैं ये गारंटी ले रही हूँ कि अगर 30 से 35 क्वेश्चन 30 से 35 तो आते ही हैं स्टेट लेवल पीसीएस में, तो आपके 20 से 25 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे और बजट को एकदम अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि बजट से 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में पक्के आते ही आते हैं। चलिए डियर, ये थी आज की क्लास। फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको क्लास कैसी लगी, मैम का एफर्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको कल की करंट अफेयर की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।